जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम मैथ पेडागोजी के टॉप 15 प्रश्न पढ़ेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप लोग 15 में से कितने प्रश्नों के सही आंसर देते हैं वो भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो पहला प्रश्न है, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं केवल समानांतर, समानांतर तथा असमान, समानांतर तथा समान या फिर केवल बराबर। देखिए समानांतर चतुर्भुज होता कैसा है, सभी को पता है कि नहीं है। समानांतर चतुर्भुज इस तरह से होता है और जो ये भुजाएं होती हैं ये कहलाती हैं सम्मुख भुजाएं। जैसे ए वाली और ए वाली, ये क्या है, सम्मुख भुजाएं कहलाएंगी। तो ध्यान रखना, जो समानांतर चतुर्भुज होता है इसमें सम्मुख भुजाएं समान भी होती हैं और समानांतर भी होती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। कहा गया है, यदि एक बालक गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि वह गणित की किस विशेष शाखा में कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे। लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक तरीका या फिर औपचारात्मक तरीका। हमें क्या पता करना है कि वह कौन सी विशेष शाखा में कमजोर है। तो भैया इसमें हम लेंगे निदानात्मक तरीका। ध्यान रखना, जब आपको पता करना है वह कमजोर किस में है तो वहाँ पर आपको निदानात्मक विधि लेना है, और जब उपचार की बात की जाए तो वहाँ पर लेना है औपचारात्मक विधि। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी अवश्य करें। कहा गया है, गणित में किस विषय में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं, संश्लेषण, विश्लेषण, आगम या फिर निगमन। देखिए सूत्र तथा नियमों की सहायता, तो भैया ये लेते हैं हम निगमन विधि में। किस में लेते हैं, निगमन विधि में। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। सरल कोण में कितने अंश होते हैं। देखिए सरल कोण मतलब क्या है, इसको ऋजु कोण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, ऋजु कोण भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन है 90 अंश, 90 अंश से कम, 90 और 180 अंश के बीच, या फिर 180 अंश। तो देखिए सरल कोण मतलब क्या है, इस तरह से सरल कोण है। ठीक है, तो भाई इसका जो मान होता है वह 180 अंश होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर कमेंट अवश्य करें या कॉपी में नोट करते जाएं। गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिससे छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं व जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है। प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, संश्लेषणात्मक विधि या फिर प्रायोजना विधि। तो देखिए करके सीखने के सिद्धांत पर बात हो रही है, तो भैया वहाँ पर होगी हमारी प्रयोगशाला विधि। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है। बताना है दो परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है वह सदैव कैसा होता है। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या। तो ध्यान रखना, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। कहा गया है, दो बिंदुओं से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, दो, सिर्फ एक, अनेक या फिर एक भी नहीं। हमने भैया यहाँ पर ये दो बिंदु ले लेते हैं। पहले हम एक बिंदु ये होगा, एक बिंदु ये हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों बिंदुओं से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हमने क्या किया, इस बिंदु को इससे मिला दिया। मतलब क्या है, दोनों बिंदुओं से होकर भाई केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। रेखागणित हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि कौन सी है। निगमन विधि, आगमन विधि, खोज विधि या फिर व्याख्यान विधि। तो देखिए रेखागणित के लिए सर्वाधिक प्रमुख विधि है
आगमन विधि। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। शिक्षण शास्त्र का ज्ञान उपयोगी है। शिक्षक के लिए, छात्र के लिए, प्रधानाध्यापक के लिए या फिर विद्यालय प्रबंधक के लिए। देखिए साथियों, शिक्षण शास्त्र का जो ज्ञान है वह छात्र के लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है, प्रधानाध्यापक के लिए नहीं, विद्यालय प्रबंधक के लिए नहीं, बल्कि शिक्षण शास्त्र का ज्ञान का जो उपयोग है वो सबसे अधिक किसके लिए है? शिक्षक के लिए। क्योंकि उस शिक्षक को पता होना चाहिए कि बच्चों को आखिर कैसे क्या करना है, तो इसलिए शिक्षक को शिक्षण शास्त्र का ज्ञान उपयोगी है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे? विश्लेषण विधि, इकाई विधि, क्रिया विधि या फिर निगमन विधि। देखिए वृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे कैसे? 2πr करेंगे ना, ये होती है ना वृत्त की परिधि। मतलब क्या है, इसमें हम सूत्र का उपयोग करेंगे, तो इसमें हम कह सकते हैं हम निगमन विधि को प्रयोग में लाएंगे। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा, ठीक है। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है मैं आपका कमेंट तुरंत ना कर देख पाऊँ तो आपको रिप्लाई ना करूँ, लेकिन आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। कहा गया है अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? बोलना सिखाने में होता है क्या? नहीं। लिखना सिखाने में अबेकस का प्रयोग नहीं, हस्तलेख सिखाने में नहीं, बल्कि ऑप्शन सी में क्या कहा गया? गिनती सिखाने में। तो जो अबेकस का जो प्रयोग है छोटी कक्षा में गिनती सिखाने में प्रभावी होता है। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। निम्न में से किस गणित में गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? देखिए लाभ हानि की जब बात की जाएगी भैया तो यहाँ पर गणित विषय का प्रयोग तो स्पष्ट रूप से होगा। सब्जियां खरीदेंगे तो आप मोल भाव करेंगे, 1 किलो कितने का, आधा किलो कितने का, तो यहाँ भी क्या है? गणित विषय का उपयोग होगा। उधार लेने में भी आप गणित विषय का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो साइकिल चलाने की बात है इसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। गणित सार संग्रह की रचना किसने की? महावीराचार्य, श्रीधराचार्य, भास्कराचार्य या फिर गणेशाचार्य। तो गणित सार संग्रह की रचना की साथियों महावीराचार्य ने। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, ठीक है। कौन से ग्रंथ की रचना किसने की है ये आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। प्रश्न क्रमांक 14। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का निम्न में से क्या महत्व नहीं है? प्रश्न जरा सोच समझकर पढ़ना और आंसर भी जरा ध्यान से देना। निपुणता एवं कुशलता प्राप्त करने के लिए बिल्कुल अभ्यास कार्य से क्या होता है? जो निपुणता और कुशलता है ये प्राप्त होती है। गणित संबंधी कुशलताओं का विकास होता है, बिल्कुल सही है। एकाग्रता और आत्मविश्वास के विकास हेतु भी गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व है। लेकिन ऑप्शन डी में क्या कहा गया है? व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। भैया व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु अभ्यास कार्य का महत्व नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा, ओके। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। कहा गया है सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? ज्ञानोपयोग, कौशल, अवबोध या फिर व्यक्तित्व। मतलब बालक क्या है, एक साइड सम संख्या और एक साइड विषम संख्याएं, इनको अलग अलग क्या है सारणीबद्ध कर रहा है। तो बताना है बालक किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। और इसका आंसर साथियों आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। देखूँ आपने क्या पढ़ा है, तैयारी कैसी है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो प्यारे साथियों इस क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम और भी प्रश्न पढ़ेंगे। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और आपने कितना स्कोर किया है वो भी बताएं 15 में से। क्लास पसंद आए हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें
ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।